नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपा बाफिला भी मौजूद हैं। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सुनो यूपी का वक्त हो गया है, आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से खबर है। जम्मू से ये खबर कि वैष्णो देवी भवन में भगदड़ से मौतों की संख्या बढ़ गई है। एक और श्रद्धालु की मौत हो गई है। कुल 12 भक्तों ने दम तोड़ा है। कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर भी वहां से सामने आ रही है। अचानक भीड़ बढ़ने से श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की हुई और कई घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। नए साल पर भीड़ बढ़ने से भगदड़ की खबर यहां से सामने आई है। कुल 12 भक्तों ने दम तोड़ा है। कई श्रद्धालुओं के घायल होने की जानकारी वहां पर तुरंत ही स्थानीय प्रशासन वहां पहुंचा। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अब जो सुबह तक का आंकड़ा था मृतकों का वो 11, लेकिन एक और श्रद्धालु की मौत हो गई, जिसके बाद से कुल आंकड़ा मरने वालों का 12 हो गया है। ये बड़ी जानकारी और दुखद खबर है। साल का पहला दिन और मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद के लिए यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। अलग अलग हिस्सों से अचानक से भीड़ बढ़ी, धक्का मुक्की शुरू हुई और उसके बाद जो भगदड़ मची उसमें 12 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से वहां पर श्रद्धालुओं को कुछ समझ में नहीं आया, जिसके बाद ये घटनाक्रम वहां पर हो गया। माता के दरबार में भगदड़ की तस्वीर आपके सामने और साथ ही 12 श्रद्धालुओं की भी जान चली गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नए साल की शुरुआत के लिए लोग यहां पर पहुंचे हुए थे कि मां वैष्णो के आशीर्वाद के साथ वो नए साल का आगाज कर पाएं, लेकिन अचानक से ये हादसा वहां पर हो गया, भगदड़ मची और उसके बाद देखिए पहले 11 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ रही थी। अब जानकारी ये है कि एक और श्रद्धालु की जान चली गई है, जिसमें अब कुल मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 12 पहुंच चुका है। तो लगातार आपको ये दुखद खबर हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी भवन में भगदड़ का मामला है और मृतकों में शामिल यूपी के लोगों के नाम आए सामने। मृतकों में गाजियाबाद के श्वेता सिंह शामिल रहे और सहारनपुर के धर्मवीर सिंह और वनीत कुमार शामिल रहे। गोरखपुर के अरुण प्रताप सिंह की भी मौत की जानकारी है। तो अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे थे और देखिए गाजियाबाद से श्वेता सिंह का नाम सामने आ रहा है। मृतकों में सहारनपुर के धर्मवीर सिंह और वनीत कुमार का नाम भी सामने आ रहा है, जबकि गोरखपुर के अरुण प्रताप सिंह की भी मौत हो चुकी है। देर रात की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नए साल पर लोग माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे, धक्का मुक्की हुई और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक ये आंकड़ा 12 है। भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों की जानकारी भी हम आपको देख रहे हैं। सोनू पांडे जो कि बदरपुर दिल्ली के बताए जा रहे हैं, धीरज कुमार राजौरी, ममता हरियाणा, ये देखिए अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे। श्वेता सिंह जो कि गाजियाबाद से रही, उनकी मौत हो चुकी है। वनीत कुमार सहारनपुर से ताल्लुक रखते थे, उनकी भी मौत की खबर है। और विनय कुमार बदरपुर दिल्ली, ये भी माता के दरबार में पहुंचे थे। भगदड़ में इनकी भी जान चली गई है। धीरज कुमार राजौरी के जिनकी जान चली गई भगदड़ में, ममता हरियाणा की, श्वेता सिंह गाजियाबाद की, वनीत कुमार सहारनपुर, अरुण प्रताप सिंह गोरखपुर, ये तमाम लोग जिन्होंने धक्का मुक्की में अपनी जान गंवा दी। अब देखिए ये जेपी नड्डा ने ट्वीट किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने लिखा है, माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुर्घटना में कई लोगों की असामयिक मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। स्थानीय प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ता राहत एवं बचाव कार्य में वहां पर लगे हुए हैं। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। ओम शांति। अब योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। मां आदिशक्ति हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्माओं को शांति और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कृपा करें। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। ओम शांति। और अब बात करेंगे नए साल पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात की। तो नए साल के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। आज पीएम देश के किसानों के खातों में
सीधे पैसे ट्रांसफर कर उन्हें किसान सम्मान निधि की सौगात देंगे। दरअसल आज पीएम मोदी देश भर के किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त भेजेंगे, जिसमें सिर्फ यूपी से ही 2 करोड़ से अधिक किसान हैं जिन्हें पीएम मोदी सौगात देंगे। तो आज नए साल में नया तोहफा दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री देश के लगभग 11 करोड़ 37 लाख किसानों के खाते में पैसे भेजेंगे, जिसमें यूपी के लाखों किसानों को भी इसका फायदा मिलने वाला है। केंद्र सरकार इस लाभकारी योजना के तहत अब तक 1.58 लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी है और इस स्कीम की 9वीं किस्त 25 दिसंबर 2020 को जारी की गई थी। योजना के तहत केंद्र सरकार देश भर के किसानों के खाते में 6000 रुपए सालाना भेजती है। और ये भी आपको हम बता दें कि ये कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे बताया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। अब किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो ट्रांसफर करेंगे किसानों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी। नए साल का मौका है, पहला दिन नए साल का 2022 का आगाज हुआ है और इसी मौके पर जानकारी आप तक और अधिक पहुंचाने के लिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, बलराम पांडे जुड़े हुए हैं मेरठ से। सबसे पहले मोहम्मद मोइन का ही रुख कर लेते हैं, प्रयागराज से वो लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद मोइन, इस खबर के बारे में, नई किस्त के बारे में जो किसानों को आज मिलनी है, ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इसके बारे में वहां के लोगों को जानकारी मिल चुकी है। क्या कुछ वो रिएक्ट कर रहे हैं नए साल के मौके पर? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ के किसान भी काफी खुश हैं, काफी उत्साहित हैं कि आज नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें खास तोहफा देने जा रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के झलवा इलाके में किसानों के बीच। सुबह का वक्त है, ठंड जबरदस्त है, लेकिन तमाम किसान जो है वो यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम बिना देरी किए हुए सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए, आज प्रधानमंत्री जी नए साल के पहले दिन आप लोगों को जो तोहफा देने जा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 10वीं बार प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि किसानों को देने जा रहे हैं। किसान बड़ा खुश है क्योंकि ये 6000 रुपया किसानों के जीवन में बदलाव ला चुका है। इससे किसान को खाद, बीज, पानी के लिए बड़ी सुविधा हो गई है। जो पहले उनको रोना होता था किसानों को, अब किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात। आप बताइए, प्रधानमंत्री जो आज तोहफा देने जा रहे हैं उससे किसान कितना खुश हैं और किस तरह से आभार जता रहे हैं? बहुत, यहाँ की प्रदेश की जनता बहुत खुश है प्रधानमंत्री के इस कदम से और आगे भी ऐसा करते रहें और ये किस बराबर जा रही है, लोग बहुत खुश हैं। ये जो सम्मान निधि आप लोगों को मिल रही है उससे किस तरीके का फायदा आप लोगों को? तमाम खाद, बीज और अनेक कृषि उपकरण भी उससे खरीदे जा रहे हैं और उनकी सुविधाएं ली जा रही हैं। देश नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश के किसान खुश हैं इस बात पर कि उनकी बिल भी वापस ले ली गई है और उनको ये अनुदान जो मिल रहा है पहले से भी मिल रहा था और आज भी मिल रहा है। इससे बहुत कुछ महिला किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, प्रधानमंत्री जो कदम उठा रहे हैं, जो आप लोगों के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, क्या कहना है? हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, जो हमें दे रहे हैं उससे हमें बड़ी सहयोगिता मिलती है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री बने रहें और हम लोगों का ऐसे हमेशा वो करते हैं। आज आभार जता रहे हैं आप लोग? हाँ, प्रधानमंत्री जी के प्रति हम पूरे, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ किसानों को बिल्कुल मोइन, और देखिए आज लोग आभार भी जता रहे हैं क्योंकि नया साल और नए साल पर जब सम्मान निधि की सौगात उन्हें मिल रही है तो उनके लिए जाहिर तौर पर ये बड़ी बात है। मेरठ का रुख करूंगी, बलराम पांडे मेरे सहयोगी मौजूद हैं। बलराम, मेरठ के कितने किसान हैं जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्हें आज सौगात मिलने जा रही है पीएम की तरफ से, और क्या कुछ उनका कहना है जब नए साल पर प्रधानमंत्री उन्हें सौगात दे रहे हैं? तो बिल्कुल, आज 2022 का पहला दिन है और आज देश के प्रधानमंत्री देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को 10वीं किस्त किसान सम्मान निधि के तहत ट्रांसफर करेंगे और जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान बाहुल्य इलाका है और यहाँ के जो किसान हैं वो प्रधानमंत्री जी के इस कदम को किस नजर से देखते हैं, क्योंकि आज उन्हें बड़ी सौगात मिलने वाली है। अगर हम मेरठ की बात करें तो यहां हजारों किसान आज लाभान्वित होंगे, लेकिन किसानों का क्या कहना, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये वे किसान हैं जो लगातार इस सम्मान निधि से सम्मानित हो रहे हैं, लेकिन इस कदम को वो किस नजर से देखते हैं। आज प्रधानमंत्री नए साल का बड़ा तोहफा आप लोगों को दे रहे हैं।
नहीं, प्रधानमंत्री जी का स्वागत है और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी है कि वो 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के तहत दे रहे हैं हम लोगों को। लेकिन वहीं हमारी परेशानी ये इस बात की है कि वो 6,000 देकर हमसे तो कम से कम 60,000 रुपये ले रहे हैं। भाई जो डीजल हमें 40-45 रुपये मिलता था, आज वो 90 रुपये पहुँच गया। जो डाई का कट्टा हमें 500-600 का मिलता था, आज वो 1200 प्लस है। जो यूरिया का कट्टा था उसमें 5 किलो की कटौती कर दी। तमाम महंगाई की बात कर रहे हैं भाई साहब। ये महंगाई तो बहुत है। सब्सिडी 110% बढ़ाई है डीएपी पे। सब्सिडी 110%, वो भी आप लोगों की जेब से जाएगा, जो मोदी जी अपनी जेब से थोड़ी देंगे। और हम तो ये कह रहे हैं 6,000 रुपये कुछ नहीं है किसान के लिए। 6,000 किसान से वापस ले लो। 6,000 सालाना हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी श्योरिटी ये कर दो कि आपकी फसल में कोई नुकसान नहीं होगा, आवारा पशु कोई नहीं घुसेगा, कोई चोर नहीं घुसेगा। 6,000 रुपये हम बताइए, आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी के इस कदम को? ये ऐसा है, ये देखो कुछ तो इसका स्वागत तो है ही प्रधानमंत्री जी का कि सोचा उन्होंने किसानों के बारे में, लेकिन ये ऊँट के मुंह में जीरा भी मतलब ज़्यादा होता है। आप ये देखो कि जो MSP हमें नहीं मिल रही है उस पर लगभग 45 लाख करोड़ का नुकसान किसान उठा चुका है। और जिस तरह से किसान लाभान्वित हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लगा लो 2 लाख करोड़ तक पहुँचेगा। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आप भी एक किसान हैं। बस ये है जी, किसान सम्मान निधि रह जाएगी, फसल खा जाएंगे पशु, इससे गुजारा होने का। ठीक है बलराम, ठीक है। खुशी है कि किसान सम्मान निधि की किस्त ट्रांसफर करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन नाराजगी भी है बढ़ती महंगाई को लेकर। उनकी तमाम मांगे, वो चाहते हैं कि नए साल में कम से कम उन मांगों पर विचार हो और भी आगे सहूलियतें किसानों को मिले, ये वहाँ के किसान कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मोहम्मद मोइन और बलराम, आपका भी पूरी जानकारी देने के लिए, किसानों से बातचीत करने के लिए, किसान क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, ये बताने के लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 15 से 18 साल तक के किशोरों के वैक्सीन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और इसके लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आज 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। ये भी आपको बताएं कि 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए राज्य में किशोरों को लगाई जाने वाली वैक्सीन के लिए राज्य सरकार जागरूकता अभियान भी लगातार चला रही है। लखनऊ में करीब 3,21,392 किशोरों को वैक्सीन लगाई जाएगी और साथ में कोविन पोर्टल पर सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा मौजूद हैं। शैलेश, क्योंकि आज से 15 से लेकर 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है, कितने लोग तैयार दिख रहे हैं, कितने जागरूक अभिभावक दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 1,40,00,000 के आसपास ये आंकड़ा है 15 से 18 साल के जो किशोर हैं उनका, तो इनका वैक्सीनेशन होना है। इसमें अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो 3 लाख से ऊपर ये संख्या, अभी आपने आंकड़ा ही बताया जी। इन सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, उसका वैक्सीनेशन होगा और उसमें 2 प्रक्रिया होंगी। पहली कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और दूसरा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था आगे मिलेगी। बहरहाल आज से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है कुछ समय में शुरू हो जाएगा। कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए अगर हम आईडी की बात करते हैं तो अगर किसी के पास सरकारी आईडी नहीं है, उनके स्कूल के आई कार्ड, उनका भी यूज़ किया जा सकता है, जैसी अभी तक जानकारी आ रही है। और उसके बाद में 3 जनवरी से इसका आगाज़ होगा। अगर हम वैक्सीनेशन के किसी भी अभियान की बात करें, चाहे वो 16 जनवरी को पहली बार जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ या उसके बाद जब हम बात करते हैं, चाहे वो 60 साल से ऊपर वालों का हुआ, हेल्थ वर्कर्स, अलग अलग चरण में जैसे जैसे हुए 60 साल से नीचे वाले, तो जो अभियान जिस दिन शुरू होता है, उत्तर प्रदेश वो राज्य है देश का जहां पर पहले दिन से, यानी जिस दिन के लिए प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं उसी दिन से उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाती है उस चरण के लिए, उस वर्ग के लिए। तो इस बार भी 3 जनवरी से वैक्सीनेशन की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, अगर हम कल की बात करें तो कल अधिकारियों के साथ जो अपनी उच्च स्तरीय बैठक की उसमें भी साफ बोल दिया कि अपनी तैयारी पूरी रखिए, 3 जनवरी से वैक्सीनेशन किया जाएगा। और लोगों में भी देखिए जागरूकता है। हमने इससे पहले बच्चों से भी बात की थी, अभिभावकों से बात की थी, तो सभी लोग, यहाँ तक कि जो स्कूलों में हमने बात की, स्कूल संचालकों से, क्योंकि इस वर्ग के सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूलों में हैं, तो सभी लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये अभियान शुरू हो। बच्चे जो हैं उनका कहना है बिल्कुल। और देखिए शैलेश, लोग इंतजार भी कर रहे थे, अभिभावक इंतजार कर रहे थे कि कब ये खबर आए कि उनके बच्चों को वैक्सीन लगे, और अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। 3 तारीख से बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेश।
और चलिए आगे बढ़ते हैं और रेड पर किस तरीके की सियासत हो रही है अब उसकी बात करते हैं। कन्नौज में जीएसटी इंटेलिजेंस के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेड पार्ट 2 कार्रवाई में देर रात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों के आने का सिलसिला जारी रहा। इनकम टैक्स के अधिकारी समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के इत्र कारखाने में दस्तावेजों की जांच करने उनके घर पहुंचे। वहीं दूसरे इत्र कारोबारी फैजान मलिक के घर पर भी इनकम टैक्स की टीम पहुंची और अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां पर दस्तावेजों को खंगाला गया। और सूत्रों के मुताबिक इत्र कारोबारी फैजान मलिक के घर पर बड़ी मात्रा में सोना बरामद होने की आशंका से टीम के कई मेंबर पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचे हैं। रेड करने पहुंची टीम से सिर्फ इतनी जानकारी मिल सकी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। हालांकि अभी तक रेड को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा एमएलसी पंपी जैन के नजदीकी के ठिकानों पर भी कानपुर में रेड हुई है। और इतना ही नहीं, कानपुर में इत्र कारोबारी और सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के करीबी महावीर जैन के एक्सप्रेस रोड स्थित कार्यालय के साथ ही आनंदपुरी में डॉक्टर अनूप जैन के ठिकानों पर भी टीम की छापेमारी हुई है। अब चलिए लगातार ये कार्रवाई वहां पर जारी है। रतीश त्रिवेदी कानपुर से और विवेक त्रिपाठी कन्नौज से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कन्नौज का हाल जान लेते हैं, विवेक त्रिपाठी के पास चलते हैं। विवेक, लगातार ये कार्रवाई हो रही है, कोई जानकारी मिल पाए क्या? क्या कुछ अभी तक अधिकारियों के हाथ लगा है? क्या डिटेल्स मिले हैं और कितनी देर ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी कि चलेगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं पुष्पराज जैन पंपी जैन के घर के बाहर खड़ा हूँ कि गलियों में उनका घर है और इसको कहते हैं जैन स्ट्रीट। ये पूरा मोहल्ला जैन समुदाय के लोगों का है, यहाँ आसपास रहते हैं। और यहीं से थोड़ी दूर पर पीयूष जैन का भी मकान है जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं इनकम टैक्स की, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने इतनी सकरी गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं, तो यहाँ पर गाड़ियों का आना मुश्किल है। पंपी जैन का घर आप सामने देख रहे हैं, दरवाजे बंद हैं, छोटा सा मकान है लेकिन अच्छा खूबसूरत मकान है, आलीशान मकान है और खिड़कियां बंद हैं और खिड़कियों के अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ लगाया गया है, पेपर लगाया गया है या कोई शीट ऐसी है जिससे अंदर नज़ारा ना दिख सके, अंदर की कोई गतिविधि बाहर वाले लोग ना देख सकें। ये मुख्य दरवाज़ा है जहां पर अंदर पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। कल सुबह 7 बजे यहाँ पर टीम आई थी। इसके अलावा आप सामने जो गली देख रहे हैं, ये पतली सी गली, सकरी सी गली, यहीं पर आगे इनका पंपी जैन का जो प्रगति अरोमा नाम से फैक्ट्री है इत्र की, वो वहाँ पर है। वहाँ पर भी एक टीम मौजूद है इनकम टैक्स की। लगातार छापेमारी हो रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा जो कन्नौज में ही दूसरे इत्र कारोबारी हैं मलिक मियाँ, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। कानपुर में ऐसा बताया जा रहा है, जैसी कल रात में इनकम टैक्स अधिकारियों से बात हुई थी, चूंकि मुंबई की टीम है, बाहर के लोग आए हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरह की जो सोर्सेज से जानकारियाँ मिलती हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। अगर ये लखनऊ की टीम होती या दिल्ली की टीम होती तो ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल होता, लेकिन इतना ज़रूर बताया उन्होंने कि अभी बहुत सारे दस्तावेज खंगाले गए हैं, तमाम कंप्यूटर डिजिटल रिकॉर्ड्स लिए गए हैं। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं कंपनियों के, उनको भी बुलाया गया है। ये देखा जा रहा है कि कंपनियों का लेन देन किन किन लोगों से था, कहाँ कहाँ मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना ट्रांजैक्शन पिछले 2-3 सालों में हुआ है, ये रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। लगातार बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दस्तावेज इकट्ठा किए गए हैं और कुछ पेन ड्राइव भी, ऐसा लग रहा है, ऐसी सूचना मिली है जो कानपुर से कुछ पेन ड्राइव भी ली गई हैं, कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो भी बिल्कुल। और देखिए विवेक, ऐसे दस्तावेज छापेमारी पर लगातार सियासत भी हो रही है। कन्नौज का हाल आपने बता दिया, लेकिन कानपुर में भी लगातार हम छापेमारी देख रहे हैं। महावीर प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। रतीश हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। रतीश, क्या जानकारी है रेड को लेकर? क्योंकि ये तो पता चल रहा है कि छापेमारी हो रही है, लेकिन बरामद क्या हो रहा है, इसकी कोई जानकारी है क्या आपके पास? तो देखिए, आयकर विभाग ने कल एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की थी। कानपुर की 2 प्रमुख जगहों पर छापेमारी हुई थी। एक्सप्रेस रोड में महावीर जैन के यहाँ और दूसरा आनंदपुरी स्थित आवास में डॉक्टर अनूप जैन। दोनों ही कनेक्टेड हैं पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन से, एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, और इनके ठिकानों पर कल पूरे दिन भर और रात तक ये कहें कि छापेमारी चलती रही, बरामद करने की कोशिश होती रही, दस्तावेज बरामद किए। कल रात में जब इनकम टैक्स के अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई है उसको रोका जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश, रोकने की बात की गई, लेकिन फिलहाल अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो कार्रवाई चल रही है। कल रात में कुछ अधिकारी वहां से निकल करके गए थे, लेकिन कार्रवाई अभी भी चल रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। कॉन्क्रीट ये कहा जाए कि क्या निकल करके सामने आया, फिलहाल चूंकि इनकम टैक्स की टीम मुंबई की है, ज्यादा
बातचीत नहीं कर रहे हैं और ज्यादा बातचीत निकल कर भी नहीं आ पा रही है। लेकिन ये जरूर है कि इनकम टैक्स की अभी कार्रवाई चल रही है, दस्तावेजों को खंगाला गया है और कुछ दस्तावेज जब्त भी किए गए हैं। और साथ ही 2016 से 2021 के बीच में जो बैलेंस शीट रही हैं, जो अकाउंट्स रहे हैं, उनको चेक किया जा रहा है। पंपी जैन के सभी, चाहे वो कन्नौज हो, मुंबई हो, सूरत हो या कहीं पर भी व्यापार किया जाता है, वहां सभी जगहों पर 2016 से 2017 पर पैनी निगाह रखी गई। यानी जो इनपुट आयकर विभाग को मिला है वो 2016 से 2021 के बीच का मिला है और इसी को लेकर के इनकम टैक्स विभाग की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, पड़ताल आगे बढ़ रही है। देखिए पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी और उसके बाद जितना माल बरामद हुआ, जो कनेक्शन सामने आया, लाजमी है कि उसी के आधार पर अब रेड पार्ट 2 देखने को मिल रहा है। आप नजर बना के रखिए, विवेक आप भी कन्नौज में नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और अब बात आजम के गढ़ में योगी के हुंकार की। सपा सांसद आजम खान के गढ़ माने जाने वाले रामपुर में आज सीएम योगी दौरे पर होंगे। दरअसल आज भाजपा की पश्चिम क्षेत्र की जन विश्वास यात्रा का रामपुर में समापन होना है और इसमें शामिल होने के लिए सीएम रामपुर पहुंचेंगे। रठोडा में आयोजित जनसभा को वो संबोधित करेंगे और इसके बाद सीएम आज रामपुर को कई परियोजनाओं की सौगात भी देने जा रहे हैं।